हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सामान्य अध्ययन जीके जीएस का जो मॉक टेस्ट चल रहा है, ये मॉक टेस्ट का ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, तीसरा वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और ये बीपीएससी सहित बिहार दरोगा और अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार में एसएससी का जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपने अगर आप 2 मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका वो है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा मतलब पीआईएल, ठीक है, पीआईएल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में पीआईएल की शुरुआत करने वाले थे पीएन भगवती। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। भारत में पहली बार पीएन भगवती के समय में ही क्या हुआ, पीआईएल की शुरुआत हुआ। अगर पूरे देश विश्व में बात करेंगे तो विश्व में सबसे पहले पीआईएल की शुरुआत यूएसए में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। ठीक है, चलिए, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है धन विधेयक, आप लोग को मालूम है, ना कि एक निजी सदस्य द्वारा। ठीक है, ये धन विधेयक भी एक मंत्री ही पेश करते हैं, तो ये सही है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्पीकर अस्वीकार कर सकती है, अभी बात सही है। इसके केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, यह भी सही है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधन किया जा सकता है, नहीं, ये राज्यसभा द्वारा अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता है, इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? देखिए, संविधान के अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद आपको मालूम होना चाहिए, अनुच्छेद सी मतलब अनुच्छेद 108 में क्या चर्चा किया गया है? पूरे विस्तार से चर्चा किया गया है संयुक्त अधिवेशन के। संयुक्त अधिवेशन वैसे सिचुएशन में बुलाया जाता है जब राष्ट्रपति को लगता है कि दोनों अधिवेशन बुलाकर किसी अहम मुद्दे पर निर्णय लिया जा सकता है, तो उसके लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम हो गया। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? किस पद का उल्लेख नहीं है? देखिए, लोकसभा उपाध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, उप विधानसभा का उपाध्यक्ष। देखिए, अगर हम लोग बात करें सही में तो उप प्रधानमंत्री का कहीं कोई प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में कहीं कोई इसका प्रावधान नहीं किया गया है। अगर बात कर ले तो भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, ठीक है, 1966 से 70 के बीच उप प्रधानमंत्री की सिफारिश की गई थी। किसके द्वारा? प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। और तब से आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में पहला उप प्रधानमंत्री 1947 से 50 तक कौन रहे हैं, ये आप बता सकते हैं हमें कमेंट में। ठीक है, ये हमें कमेंट में जरूर बताइए कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, क्योंकि आप लोग इसे अच्छी तरह जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल में भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान किया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को अगर लगता है कि उसमें कुछ संशोधन हो सकता है या कुछ त्रुटियां हैं तो पुनः ये विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेज सकता है। ठीक है, और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, मिनी संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन कब आया था, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और 44वां संविधान संशोधन जहां तक बात है तो ये 1978 में आया था। कब आया था? 1978 में 44वां संविधान संशोधन आया था। 42वां के बारे में आपको बताना है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है, न्यूनतम आयु की कोई चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो इसमें से डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई भी न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। हाँ, अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए ये मालूम होना चाहिए आप लोग को। तो अधिकतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? 65 वर्ष होना चाहिए। 65 वर्ष के बाद 65 वर्ष पूरते ही वो रिटायर कर जाएंगे, लेकिन न्यूनतम आयु सीमा की कोई चर्चा कहीं भी हमारे संविधान में नहीं है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके द्वारा? तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। तो अधिकारी इनके कौन हो गए? मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा ये अपने या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और इसका वर्णन अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 52 में किया गया है। ठीक है,
कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, मतलब राष्ट्रपति की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में, ठीक है। और 53 में, अनुच्छेद 53 में अधिकारों का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 53 में, कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज्य प्रतिनिधित्व करता है। पंचायती राज का प्रतिनिधित्व कौन करता है भारत में दोस्तों? तो ये देखिए, शक्तियों के विकेंद्रीकरण, ये एकदम सही है। लोगों की सहभागिता यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में होता ही है। सामुदायिक विकास एकदम सही है, तो ये सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, ठीक है, 3 स्तर पर है। और ये 3 स्तर कौन कौन है आपको मालूम होना चाहिए। 3 स्तर है इसके, और पहला स्तर जो है वो पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर है पंचायत समिति, जो ब्लॉक लेवल पर होते हैं। और तीसरा स्तर जो है वो जिला परिषद, ठीक है, जिला स्तर पर होते हैं। तो ये 3 स्तरीय होता है। और ये 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया है। हालांकि आप लोग को मालूम होगा कि अशोक राय मेहता का भी एक कमेटी बना था जो द्विस्तरीय व्यवस्था को लागू करने के लिए बताया गया था, लेकिन बलवंत राय का जो सिफारिश था उसे भारत में लागू किया गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और मेरा अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण, ठीक है, पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो अगर पंजीकरण की बात करेंगे तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है, 1951 के द्वारा ही भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है, ठीक है। और इसी आधार पर ये निर्णय लिया जाता है, इसी में इसका वर्णन भी है कि कौन सा पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, कौन सा ये जो पार्टी है वो क्षेत्रीय दल है। तो ये सभी निर्णय इसी में लिया जाता है, इसी के माध्यम से लिया जाता है। राज्य और मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन इसके समक्ष प्रस्तुत करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, राज्य की बात हो रही है, नहीं तो राज्य की बात हो रही है तो डेफिनेट रूप से ये राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी, ठीक है। और राज्य सरकार इसको पटल पर रखेगा, ठीक है, पटल पर रखेगा, किसके? विधानसभा के पटल पर रखेगा। तो राज्य सरकार के द्वारा ये, और राज्य मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, ठीक है, 1993 के तहत सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया आपको मालूम है? क्योंकि इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था। और रॉलेट एक्ट कब आया था आपको मालूम होगा? 1919। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में आपको मालूम होगा, विरोध में जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। और वहीं पे क्या हुआ था? एक जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको मालूम होगा 1919 में ही, ठीक है। तो ये बड़ी घटना हुई थी, ठीक है। और इसके माध्यम से रॉलेट एक्ट में एक ऐसा प्रावधान था कि किसी को संदेह मात्र, ठीक है, संदेह मात्र से ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, उसे जेल में डाला जा सकता था, ठीक है। तो गिरफ्तार करके उसको जेल में डाला जा सकता था। निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? ठीक है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। और कब किया था ये आपको मालूम होना चाहिए? 1814-15 में, ठीक है। कहीं कहीं 14 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं 15 मिलेगा, ठीक है। तो 1814-15 में इसकी स्थापना किया गया था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ठीक है। और जहां तक बात है दयानंद सरस्वती, तो इनके द्वारा स्थापित किया गया था आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज। और स्वामी विवेकानंद के द्वारा आपको मालूम होगा, इनके द्वारा क्या स्थापित किया गया था? रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम बताना है। तो हुमायूं द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था उसका अगर सही क्रम देखिएगा तो इसका सबसे पहले देवरा का युद्ध, ठीक है, फिर चौसा का युद्ध, फिर कनौज का युद्ध और लास्ट में सरहिंद का युद्ध। तो हुमायूं कौन कौन से लड़े ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये ऑप्शन डी होगा, ठीक, सही बात है। चलिए देवरा का युद्ध कब हुआ था? देखिए 1900 कहते हैं इसको। 1531 में देवरा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध की बात करेंगे तो 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। और 1540 में आपको कनौज का युद्ध लड़ा गया था। और सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया था, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसी युद्ध में इसमें शेर शाह सूरी ने इनको हराया था और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था।
फिर इन्होंने सरहिंद के युद्ध में दिल्ली को फिर हासिल कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। ये मोपला विद्रोह, इसका परिणाम क्या था, किसका परिणाम था? ये मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो देखिए, मोपला विद्रोह जो था वो खिलाफत आंदोलन, आपको मालूम होगा कि 1921 में कौन सा आंदोलन चल रहा था? 1921 में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन का ही एक ये हिस्सा था। ठीक है, तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये मालाबार तट, मालाबार आप लोग कहाँ है? दक्षिण भारत में है, केरल में ये मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? आजादी हमारे पहुंच के अंतर्गत है, इसे हमें कस कर पकड़ना चाहिए। और ये बात कही थी किसने? महात्मा गांधी ने। और कब कही थी ये भी याद रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये बातें कही थी किसने? महात्मा गांधी ने। चलिए अगला प्रश्न है 16वां कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अगर मुस्लिम अध्यक्ष की बात करेंगे तो रहीमतुल्ला, ठीक है, सयानी थे। कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे। तो प्रथम कौन थे? प्रथम कौन थे ये आप जानते हैं और हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कमेंट में बताएंगे ये कि आप प्रथम कौन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहमतुल्ला जो थे उन्होंने कब 1896 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, कब की थी? 1896 में कांग्रेस की ये अध्यक्षता की थी। कहाँ का? ये कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में इस समय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहीं पे इन्होंने अध्यक्षता की थी। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? तो वैसे स्थल का नाम बताना है जहां से पाषाणकालीन स्थल से लेकर हड़प्पा संस्था तक के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों ये काफी आसान है, आप लोग जानते हैं, ये है मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ वर्तमान में आपको मालूम है कि पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, कहाँ है? ये बलूचिस्तान में है, जहां पर से पाषाणकालीन संस्कृति से लेके हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मेरा 18वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? ठीक है, तो गौतम बुद्ध को अगर देवता की बात करेंगे तो कनिष्क के समय में चौथे बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ठीक है, चौथे बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और यहीं से गौतम बुद्ध को पूजा जाने लगा। ठीक है, उनके मूर्तियों की पूजा होने लगी और यहीं से, तो किस समय हुआ? ये कनिष्क के काल में हुआ। तो ऑप्शन इसका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसी चौथे बौद्ध संगति में ये जो बौद्ध धर्म है दो भाग में बट गया था, आपको मालूम होगा, महायान और हीनयान। ठीक है, हीनयान, आपको मालूम है कि महायान जो शाखा थी वही बौद्ध को भगवान के रूप में पूजने लगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? ठीक है, सेल्यूकस को कौन, आपको मालूम होना चाहिए कि कब ये पराजित किया था। तो ये 305 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य आपको मालूम है मौर्य वंश के संस्थापक था ये। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक था, आपको मालूम होना चाहिए कि इसी वंश से अशोक भी था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का महल का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? पटना के कुम्हरार से। ठीक है, कुम्हरार से, जो 80 स्तंभों पर बना हुआ था, 80 स्तंभों पर बना हुआ है। और ये लकड़ी के स्तंभ है। किसके हैं? लकड़ी के स्तंभ है। कई बार आप लोग पत्थरों के स्तंभ लगा देते हैं, टिक कर देते हैं, तो ऐसा करने से आपको गलत हो जाएगा, ये समझे। तो एकदम देखिए, ये जो मॉक टेस्ट का सीरीज है ना, ये एक रामबाण सीरीज है। अगर आप इस रामबाण सीरीज को अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप सही में कुछ खो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं इतना डीप में जाकर सभी तथ्यों को समझा रहा हूं ताकि आपके प्रत्येक एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इतना अच्छा हो जाए कि आप डेफिनेट रूप से, इस तरह के अगर प्रश्न आएगा तो डेफिनेट रूप से आप नहीं छोड़ने वाले। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत मतलब चांदी के सिक्के। ठीक है, तो देखिए, चांदी के सिक्के जारी करने वाला सबसे पहला शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, कौन था ये? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ये प्रथम गुप्त शासक था जिसने रजत सिक्के जारी किया, जिसका नाम था रूपक। क्या नाम था? रूपक। रजत के सिक्के का क्या नाम था? रूपक नाम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? ठीक है, मसनद ए आली के नाम से कौन सा सुल्तान अपने सरदार को संबोधित करता था? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए ये थे बहलोल लोदी। कौन थे? बहलोल लोदी थे। आपको मालूम होना चाहिए कि बहलोल लोदी का संबंध लोदी वंश से था। ठीक है, किससे? लोदी वंश से था। ठीक है,
और ये लोदी वंश के संस्थापक भी थे। बहलोल लोदी जो थे वो लोदी वंश के संस्थापक भी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोग अभियानों को सही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो अगर सही क्रम में इसको सजाएंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले द्वाब में कर वृद्धि मतलब 2। ठीक है, फिर आपको हो जाएगा इसका राजधानी परिवर्तन 3 और उसके बाद संकेतिक मुद्रा, फिर कराची अभियान मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, 2 3 1 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? पेपरलेस बजट काफी महत्वपूर्ण है। देखिए पेपरलेस बजट मतलब बजट जो है वो टैब के माध्यम से पढ़ा गया था। उसमें टैबलेट पर ही सारे बजट जो थे वो पीडीएफ फॉर्म में थे और सारे जो जितने भी लोकसभा में सदस्य थे सभी को टैबलेट पर ही ये चीजें उपलब्ध कराई गई थी, ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई थी। इसीलिए पेपरलेस बजट के नाम से जाना जाता है। और ये पेपरलेस बजट जो है वो 1 फरवरी 2021 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ये कौन सा बजट हो गया? 21-22। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, 21-22 का बजट जो था वो पेपरलेस बजट था। पोंग और टापू राज्य के लोकप्रिय नृत्य है। देखिए पोंग और इसका बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, नृत्य है। चलिए आपको बता दें, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है, मतलब जल को प्रदूषित नहीं करता है। देखिए हिमनद, ये हिमनद स्पष्ट है ये बर्फ से बना होता है। ठीक है, बर्फ से बना होता है तो ये कैसे प्रदूषित करेगा ना? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, याद रखिए यहाँ नहीं लगा हुआ है तो कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए सानिया रिचर्ड्स हॉकी सम्मिलित है, पॉल बोगा फुटबॉल सम्मिलित है। ठीक है, पालेमा जेलिमो भारोत्तोलन ये संबंधित नहीं है। ठीक है, आपका सही जवाब सी हो जाएगा। किरण पोलार्ड क्रिकेट से संबंधित है, आप लोग जानते ही हैं, तो सी सही जवाब हो जाएगा इसका। तो देखिए अब है कि पामेला जेलिमो जो है वो किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये भारोत्तोलन से संबंधित नहीं है, एक एथलीट है। ठीक है, और एथलीट है मतलब धावक है, ये धावक हैं, दौड़ लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी? किसने मानव विकास की अवधारणा को शुरुआत की थी दोस्तों? इसका सही जवाब अगर आप देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, महबूब उल हक ने सबसे पहले मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी। ठीक है, मानव विकास सूचकांक के आधार पर, ठीक है, मानव विकास सूचकांक के आधार पर ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। कौन है ये? महबूब उल हक जो है वो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री है जिन्होंने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा की शुरुआत की थी। डब्ल्यूएचओ का पूर्वगामी नाम, देखिए पहले डब्ल्यूएचओ का नाम क्या था? गैट था, GATT। ठीक है, गैट था, मतलब इसका गैट का अगर फुल फॉर्म देखिएगा तो होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, अब यही जो है 1995 में, ठीक है, कब? 1995 में WTO बन जाता है। क्या बन जाता है? WTO बन जाता है। तो डेफिनेट रूप से अब आपको ये बताना है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय आप कमेंट में बताइए, WTO का मुख्यालय कहाँ है ये हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं, अगर सही वास्तव में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेट रूप से आप लोग बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और अगला जो प्रश्न है वो है कि सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ठीक है, देखिए ये सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में के पास है। ये सैन फ्रांसिस्को के पास है। तो अगर सैन फ्रांसिस्को की बात करेंगे तो ये अमेरिका में, कहाँ है? अमेरिका में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में है। तो सिलिकॉन वैली इसी के पास है। ठीक है, और सिलिकॉन वैली देखिए यहाँ क्या है कि सबसे बड़ी आईटी कंपनी जो भी है ना इसी सिलिकॉन वैली में स्थित। ठीक है, चलिए एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में कौन कौन शामिल है? तो इसमें होता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। का सही जवाब सी हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का भारत सरकार द्वारा स्थापित कब किया गया था? देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्थापना जो है 2010 में किया गया था। कब किया गया था? 2010 में किया गया था, 18 अक्टूबर को। कब? 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्य रूप से इसका कार्य देखेंगे तो पर्यावरण संरक्षक एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैविक ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। ठीक है, जैविक ऑक्सीजन सूचकांक
ये क्या है, डिमांड क्या है, एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये जलीय वातावरण का, ठीक है, जलीय वातावरण का ये सूचकांक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो सूचकांक इसका विषय जो क्या है, इसका थीम जो था वो क्या था, इसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है, विकसित युवा विकसित भारत। अब ये राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यह भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा, अगस्त अगर जहां आ जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हो जाएगा, और अगर बात करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया। देखिए, ये वाणी जयराम का संबंध जो है ना, वो संगीत से था, इससे था, संगीत से था। तो ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया। तो हाल ही में आप देखेंगे 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, और इसकी झांकी जो थी वो किसका, उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये 2023 के गणतंत्र दिवस की हम लोग बात कर रहे हैं, जनवरी में जो होता है 2023 के गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। चलिए, अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो काफी चर्चित फिल्म है, आपको मालूम होगा, ठीक है। ये 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को दिया गया, जिसमें कश्मीर के कश्मीरी पंडितों के सारे दुख दर्द को और उसकी कहानी को दिखलाया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं। तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख की बात करेंगे तो ये है अमरप्रीत सिंह। कौन है ये, अमरप्रीत सिंह है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो डेफिनेट रूप से ये केरल ही होगा, ठीक है। केरल जो है नारियल के उत्पादन में प्रथम है 2022-23 में नारियल के उत्पाद के मामले में ये प्रथम स्थान पर है केरल, ठीक है। और दूसरे स्थान की बात करेंगे तो कर्नाटक है, ठीक है, ये दूसरे नंबर पर है, और तमिलनाडु ये तीसरे नंबर पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां वर्ण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 33% भूभाग पर वन का आवरण है, कितने, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 17 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है जहां 33% भूभाग पर वन है, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं 17 राज्यों में तो है, लेकिन भारत में कुल कितने प्रतिशत पर है, संपूर्ण भारत की बात कर लेंगे तो संपूर्ण भारत में 24.62% भूभाग पर वन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है कि पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग, मतलब महिलाओं के लिए भी आईपीएल, ठीक है, आईपीएल, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग के जगह पे हो गया महिला, ठीक है। तो एमपीएल कह सकते हैं इसको, महिला प्रीमियर लीग में कितने टीमों ने भाग लिया था, तो इसमें 5 टीम भाग लिए थे, ठीक है। कितने टीम भाग लिए थे, 5 टीम भाग लिए थे। और अगर बात कर लेते हैं हम लोग तो सबसे महंगी खिलाड़ी इसमें स्मृति मंधना रही है, और पहले सीजन का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता था, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाया जा रहा है, तो ये योजना का नाम है युवा 2.0, ठीक है। युवा 2.0 में क्या है कि 30 वर्ष से कम उम्र के जितने भी नए लेखक हैं, ठीक है, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है, लेखन के क्षेत्र में उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, और नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से यह नियम को लागू किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो ऋषि सुनक जो है वो भारतीय मूल के ब्रिटेन के नागरिक हैं, और इनका संबंध पंजाब से है। किससे है, पंजाब से है। तो ऑप्शन इनका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 कहाँ आयोजित होगा, ठीक है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप अगर 2026 की बात कर लेंगे तो ये आपको भारत और श्रीलंका में स्थापित होगा। कहाँ होगा, भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से इसका आयोजन होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक विजेता जीतने वाले सुधीर लाट का संबंध किस खेल से है। सुधीर लाट का संबंध अगर बात करेंगे तो इनका भारोत्तोलन से है, ठीक है, भारोत्तोलन से इनका संबंध है। इनका संबंध किससे है, भारोत्तोलन से संबंधित है, और 22 स्वर्ण पदक और 16 रजत पदक भारत ने इस खेल में जीता था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। बजट 2023 मतलब केंद्रीय बजट की बात हो रही है। केंद्रीय बजट 2023
के अनुसार आप देख लेंगे इसमें तो कितना प्रतिशत रहा जीडीपी का प्राथमिक घाटा। तो अगर हम लोग बात करेंगे जीडीपी का तो ये 2.3% रहा। कितना? 2.3%। तो ऑप्शन इसका क्या सही रह जाएगा? इसका सही हो जाएगा 2.3%। और अगर हम लोग बात कर लेंगे 2.3% अर्थात कितना रुपया, तो याद रखिए 7.06 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, 6 लाख करोड़ रुपया घाटा हुआ है। ठीक है, चलिए सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? सिक्किम का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है दोस्तों? ये हैं हमारे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला है यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत किसे बनाया गया है? तो यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत जो है आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। ये एक्टर हैं हिंदी सिनेमा के। ठीक है, और इन्हें ये बनाया गया है ब्रायन अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट है वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत और जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगर गार्जियन रहता तो यूएसए के साथ, वीर गार्जियन का संबंध जापान के साथ है और ये हायाकुरी में आयोजित किया गया। हायाकुरी के में आयोजित किया गया। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि हायाकुरी है कहाँ। तो देखिए हायाकुरी जो है ये जापान में ही एक जगह है। ठीक है, और ये वायुसेना केंद्र है, जापान के वायुसेना केंद्र है, यहीं पे इसका आयोजन किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? ठीक है, तो आदि महोत्सव का शुभारंभ अगर बात करेंगे तो नई दिल्ली में किया गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये 12 से 27 फरवरी के बीच जो है वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है T20 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब अगर बात करेंगे तो हमारे 360 डिग्री पर जो खेलते हैं सूर्य कुमार यादव, इनको प्रदान किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्रीनिवास वर्धन का संबंध विज्ञान से है। ठीक है, विज्ञान से है, यह एक वैज्ञानिक है। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 2023 में कितने लोगों को दिया गया था? 6 लोगों को दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है मेरा वो है आपका, चलिए अगला प्रश्न है 52 प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? शरद यादव का संबंध प्रारंभ में आपको मालूम होगा कि जेडीयू से था और ये 7 बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं। कितनी बार? 7 बार लोकसभा में के लिए चुने जा चुके हैं। और अगर बाद की बात करें, प्रारंभ की बात करेंगे तो ये समाजवादी पार्टी के, ठीक है, समाजवादी जो बिहार में प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे। और अगर हम लोग बात करेंगे तो 7 बार लोकसभा और 3 बार ये राज्यसभा के चुने गए हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? ठीक है, दुनिया की सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? दोस्तों ये यात्रा अभी तक पूरी कर चुका है 51 दिनों का। ठीक है, 51 दिनों का है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये अभी तक 3200, ठीक है, 3200 किलोमीटर की यात्रा 51 दिनों में पूरा किया है। ठीक है, चलिए भारत ने किस देश को 12 चीते लाने का समझौता किया गया है? तो 12 चीते लाने की समझौता किया गया है साउथ अफ्रीका के साथ। ठीक है, साउथ अफ्रीका के साथ। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक, ये इसके लेखक थे सुधा मूर्ति। ठीक है, सुधा मूर्ति, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक सुधा मूर्ति। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। देखिए प्रतिवर्ष समर्पण दिवस की बात करेंगे तो ये 11 फरवरी को प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है और ये दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस है। ठीक है, 11 फरवरी, ठीक है, याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय के ये जन्म दिवस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो ये बांग्लादेश के हैं। ठीक है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब हुई है? देखिए ये दक्षिण गंगोत्री की स्थापना की बात करेंगे तो ये 1983 ईस्वी में हुआ है। और ये कहाँ है आपको मालूम होना चाहिए, अनुसंधान केंद्र जो है आक्राटिका में है। ठीक है, कहाँ है ये? आक्राटिका में है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। 1883 में इसको स्थापित किया गया था। निम्नलिखित युग पर विचार करना है हमें। ठीक है, और इसमें कौन सही सुमेलित है यह भी बताना है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर लेंगे तो इसका 1 और 3 सही जवाब हो जाएगा, मतलब ए सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि लिम्बू जनजाति का संबंध इससे है।
सिक्किम से है और डोरंगड़िया उड़ीसा से, कार्बी का हिमाचल से नहीं है। ठीक है, तो 1 और 3 सही जवाब हो जाएगा। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील की बात करिएगा तो ये मिशिगन झील है। ठीक है, मिशिगन झील है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल में हाइड्रोजन की मात्रा बताना है, आपको मालूम होगा वायुमंडल में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, तो ये 0.01% है। अब आपको यह भी बताना है कि वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा कितना है ये हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, मतलब ये गर्म जलधारा नहीं है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो गर्म जलधारा कौन सा नहीं है, तो ये आपको पेरुवियन जलधारा जो है ये गर्म जलधारा नहीं है। ठीक है, जबकि अल्नीनो और सुसीमा जो है ये गर्म जलधारा है। ठीक है, पेरुवियन जलधारा जो है वो गर्म जलधारा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसका प्रमुख कारण जो है वो स्थल समूहों के विभेदन तापन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है वो मेरा है, अगला प्रश्न है कि नौकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नौकरेक जैवमंडल क्षेत्र जो है वो ये है मेघालय में स्थित। कहाँ है? मेघालय, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और इसको 2009 में यूनेस्को की सूची में डाल दिया गया। ठीक है, यूनेस्को द्वारा इसको शामिल किया गया है, यूनेस्को की सूची में 2009 में इसे शामिल किया गया। कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन और कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो ये आपको कोरोमंडल है। ठीक है, कौन है? कोरोमंडल तट। ठीक है, याद रखिए, कोरोमंडल तट की बात कर लेंगे हम लोग थोड़ा सा। तो कृष्णा डेल्टा और कैंप कोरोमिन के मध्य जो है वो कोरोमंडल तट है। ये आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक विस्तृत है। कहाँ तक? आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक। ठीक है, तमिलनाडु तक ये विस्तृत है कोरोमंडल तट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इसकी कोई इकाई नहीं है। इसकी कोई इकाई नहीं है, तो कोई इकाई नहीं है ये हो जाएगा, इसका सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इसे मापने के लिए, ठीक है, स्टाइलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं किसके मापन के लिए? पृष्ठ तनाव के मापन के लिए। ठीक है, स्टाइलाग्मोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं पृष्ठ तनाव के मापन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती हो तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? देखिए कार्य क्या होता है? विस्थापन। इसमें जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति एक सामान लेकर यहाँ से, अपने सर पे सामान लेकर यहाँ से चलता है और फिर यहीं आ जाता है, तो इसके द्वारा कोई काम नहीं किया गया, मतलब शून्य। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये होगा कि रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन? बाकी देखेंगे, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, एकदम सही बात है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, एकदम सही बात है। ऊर्जा का कोई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा का रूप में ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे सौर ऊर्जा को हम लोग इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं सोलर प्लेट के माध्यम से, उसी तरह से डायनेमो के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है, निम्नलिखित में से स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा? ठीक है, तो सबसे कम भार कौन सा दिखाएगा? जब वह पत्थर हवा में लटका हुआ हो, नहीं, यहाँ सबसे अधिक भार होगा। जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी के सतह पर हो, नहीं। जब वह पत्थर किसी बीकर के पानी के पूरी सतह से निजात हो, ठीक है, यह सही जवाब हो जाएगा। इसलिए कि जब वो पानी में डूबा रहेगा तो वहां उसका रीडिंग जो होगा वो कम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 71वां प्रश्न है मेरा, ठीक है, कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन और माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बोरोसिलिकेट ग्लास और ग्लास बर्तन का माइक्रो ओवन में प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है इस ग्लास का प्रयोग? इस ग्लास का प्रयोग किया जाता है कि यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है। ठीक है, मतलब यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है, ताकि जो है ये शीघ्र मतलब इसका उष्मा जो है बाहर नहीं जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये वस्तु को गर्म रखता है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है। तो विस्फोट के कारण समुद्र के तट स्थित पर, समुद्र के सतह पर जो तरंग होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है,
अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। और अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें लहरें जो उत्पन्न होती है समुद्र पर तो ऐसे होती है, ठीक है। तो ये गर्त और शीर्ष के रूप में ये आगे बढ़ती है, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन अणु का नाभिक इससे बना होता है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो है आपको मालूम होना चाहिए केवल प्रोटॉन से बना होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा, केवल प्रोटॉन से बना होता है नाभिक इसका, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। तो सहसंयोजक यौगिक का गुण की बात करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कौन सा, इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसका गुण निम्न गलनांक क्वथनांक सही है, उच्च गलनांक और क्वथनांक ये गलत है, तो इसका सही जवाब बी ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, एथेनॉल को इथेन में अगर बदलना है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं इसका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब सल्फ्यूरिक अणु का आपको मालूम होगा H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है और इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं किसमें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 76वां प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम धात्विक तत्व धातु कौन सा है। आधुनिक आवर्त सारणी के अगर प्रथम धातु की बात करेंगे तो ये लिथियम है। कौन सा है, लिथियम है। तो ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है अधात्विक तत्व है, प्रथम अधात्विक तत्व हाइड्रोजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा तथा कोष में एक इलेक्ट्रॉन को हटने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। उदासीन मतलब जिसके लास्ट में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसमें के लास्ट आवर्त सारणी में से जो एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए हम लोग जो विधि का प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग है आयनन ऊर्जा। ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रति अम्ल के संगठन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रति अम्ल के संघटक के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका आप देख लेंगे क्या हो जाएगा। इसका फॉर्मूला NaHCO3, याद रखिएगा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा, ठीक है। खाने वाला सोडा भी इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूरज की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है। सिल्वर ब्रोमाइड को सूरज के रोशनी में रखने के बाद जो है इसमें कुछ क्रियाएं होने लगती है, अभिक्रियाएं होने लगती है, इससे निकलता है ब्रोमीन गैस। कौन सा गैस निकलता है, ब्रोमीन गैस निकलता है, ठीक है। सूरज की रोशनी में रखा जाता है तब इसमें ब्रोमीन एक द्रव धातु है। याद रखिएगा ये ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक द्रव धातु है, ठीक है। धातु है लेकिन यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और साधारण ताप पर गहरे लाल बादामी रंग के रूप में ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड आदि को प्रभावित होती है। नमी अपने अगर आसपास नमी या एसिड होता है तो उससे प्रभावित होता है, उस क्रिया को हम लोग कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 81वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इथोलॉजी होता है, ठीक है। इथोलॉजी जिसमें हम लोग पशु के व्यवहार का जैविक अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इथनोलॉजी की बात करें, इथनोलॉजी तो ये मानव के व्यवहार का, ठीक है, मानव के जाति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इथनोलॉजी में मानव के जाति विज्ञान का हम लोग वर्णन करते हैं इसमें, ठीक है। अगर हम लोग इटियोलॉजी की बात करें तो रोगों के कारण का अध्ययन करते हैं इसमें, रोग किस कारण से होते हैं तो रोगों के कारण का हम लोग। और एंटोमोलॉजी की बात कर ले तो एंटोमोलॉजी में हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं, कीटों का अध्ययन, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोग जान गए। नेक्स्ट है किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो किस कोशिका के अंग को, कोशिकांग का मतलब ये होता है कोशिका का अंग, उसको हम लोग मास्टर कहते हैं। तो ये याद रखिए कोशिका का जो नाभिक होता है वो उसका मास्टर होता है, ठीक है। नाभिक में ही डीएनए पाया जाता है। डीएनए की बात कर ले तो कोशिका के नाभिक में ही पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, ठीक है। पौधे को अगर कठोर और मजबूत की बात करेंगे तो ये हो जाता है एस्क्लेरेन काइमा, ठीक है। कौन है ये, एस्क्लेरेन काइमा ही कठोर बना देता है किसको, पौधे को, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है।
दूध का प्रोटीन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये है केसिन। ठीक है, दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और ये केसिन नामक प्रोटीन जो है एक प्रकार का क्या है, ठीक है, फास्कोप्रोटीन है। ठीक है, जिसमें आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, फास्कोप्रोटीन है, इसमें अमीनो एसिड पाया जाता है। ठीक है, अमीनो एसिड पाया जाता है। और आपको यह भी बता दें कि आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में ये पाया जाता है। केसिन जो है वो आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि जिस अंगों की मूल संरचना भिन्न भिन्न होती है लेकिन दिखाने में एक जैसी होती है और उसके कार्य भी समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिन अंगों की मूल संरचना एक जैसी हो, ठीक है, लेकिन कार्य एक जैसे हो, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? उसको कहेंगे समरूप अंग। क्या कहेंगे? समरूप अंग, मतलब एक जैसे अंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःप्रजीवी का उदाहरण है? अंतःप्रजीवी, ठीक है, अंतःप्रजीवी ये फीताकृमि, याद रखिएगा, फीताकृमि अंतःप्रजीवी का उदाहरण है। फीताजीवी जो है वो एक प्रकार का परजीवी है और ये परपोषी अंतः सह मतलब शरीर के अंदर रहता है, इतना याद रखिएगा, ये परपोषी है, परजीवी है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस जलीय जीव है एक, और इसके खून का अगर रंग की बात करेंगे तो इसका खून नीला होता है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण हो गया ये। ठीक है, इसका खून कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ऑक्टोपस में श्वसन वर्णक जो है हीमोसाइनिन होता है। श्वसन वर्णक जो होता है वो हीमोसाइनिन होता है और उसी के कारण इसका रंग, खून का रंग नीला होता है। मानव शरीर के किस अंग पर, ठीक है, एंजियोप्लास्टी की जाती है? मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो ये हृदय। ठीक है, हृदय पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी क्या है? एक सर्जिकल प्रक्रिया है। ठीक है, हार्ट सर्जरी जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, बाईपास सर्जरी जिसको कहते हैं। ठीक है, ये हृदय पर किया जाता है, बाईपास सर्जरी। और ये अक्सर क्या होता है कि दिल का दौरा या स्ट्रोक से बचाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में बौनेपन के लिए कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? क्या उत्तरदायी है? तो ये देखिए, पीयूष ग्रंथि। क्यों पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है? क्योंकि आपको मालूम होगा कि वृद्धि हार्मोन का निष्कासन जो है, श्रवण जो है, वो किससे होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। ठीक है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि ही बौनेपन के लिए और आपको मालूम हो जाएगा कि शरीर को बढ़ने के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है पीयूष ग्रंथि। क्योंकि अगर पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन अधिक उत्पन्न होगा तो आदमी काफी लंबा हो जाएगा, और कम उत्पन्न हो जाएगा तो आदमी बौना हो जाता है, क्योंकि उसके ग्रोथ सही से नहीं हो पाता है, हड्डियों का ग्रोथ नहीं हो पाता है, साथ साथ मांसपेशियों का ग्रोथ नहीं हो पाता है। चलिए 90 प्रश्न है कि निम्न में से इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? इनमें से कौन सा रोगी जो है वो नेत्रदान कर सकता है? देखिए, मधुमेह, डायबिटीज के जो शिकार होंगे वो भी अपना नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आपको मालूम हो जाएगा, जबकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि एड्स, रेबीज, हैजा, टिटनेस, ल्यूकीमिया, ठीक है, एमेंजाइटिस आदि रोग से अगर कोई पीड़ित है तो वो नेत्रदान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद रहता है? तो देखिए, तंबाकू में निकोटीन होता है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि ये हानिकारक होता है शरीर के लिए। तो इसमें तंबाकू खाने वाले जो भी तंबाकू का जो पैक्स होते हैं, डिब्बे होते हैं, उस पर लिखा रहता है तंबाकू से कैंसर होता है। ठीक है, तो तंबाकू में क्या होते हैं? निकोटीन होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लघु उद्योग की समस्या क्या है? अगर हम लोग लघु उद्योग की समस्या की बात करें दोस्तों, तो पूंजी का अभाव भी है समस्या, विपणन की जानकारी का अभाव, यह भी समस्या है, कच्चे माल का अभाव, मतलब उपरोक्त सभी सही जवाब हो जाए। ठीक है, सेन वैट का संबंध, सेन वैट की बात कर लेंगे तो सेन वैट का संबंध अगर हम लोग देखेंगे तो ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। ठीक है, सेन वैट क्या है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। सेन वैट का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, आप लोग देखेंगे कि अगला प्रश्न है, भारत में कागजी मुद्रा का प्रथम बार कब शुरुआत किया गया था? कागजी मुद्रा मतलब कागज का जो मुद्रा है, इसकी शुरुआत हम लोग किए थे 1862 में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य की बात करेंगे तो साख सृजन, ये तो जनरल बैंक करते हैं। ठीक है, साख सृजन जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुषंगी बैंक करते हैं। बाकी साख नियंत्रण कर सकते हैं, मौद्रिक नीति, अनुसूचित बैंकों के शिखर संस्थान के रूप में ये सभी करते हैं, साख सृजन ये नहीं करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 5 क्रमिक विषय, अब मैथ से प्रश्न आ गया। 5 क्रमिक विषय संख्याओं का औसत 21 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है,
चलिए 97 है। राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे और 24% अंक प्राप्त किए, 9 अंक से अनुत्तीर्ण रह गया, तो ये मार्क्स बताना है आपको, ठीक है। कितना मार्क्स उसको परीक्षा का पूर्णांक क्या था ये बताना है। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 75%। तो सॉल्व करके देख लेंगे, आसान है। एक कारीगर 1 मिनट में जे वस्तुएं बनाता है तो 2/3 घंटे में वह कितने वस्तुएं बनाएगा? तो इसका भी ये भी आसान प्रश्न है और इसका सही जवाब हो जाएगा, आप सॉल्व करके देख लेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 40 J/M। 99 का भी सही जवाब देखेंगे, आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। 99 का प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 400 मीटर। और 100वें का प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 4460 रुपए। इस प्रकार आपने ये मॉक 3, ठीक है, मॉक 3 देख लिया है। अब मॉक इससे पहले 2 मॉक ऑलरेडी अपलोड किया गया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देखिएगा। और मैं आपसे एक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मॉक सीरीज को डेफिनेट किसी न किसी एक अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंच पाए और उन्हें भी फायदा मिल पाए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।